नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है खुद बीमार। अस्पताल में इतनी गंदगी कि लोगों के इलाज से पहले है इस अस्पताल को इलाज की जरूरत। ये अस्पताल खुद दे रहा है बीमारी को न्योता। आदितपुर में गंदगी का अंबार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। साफ सफाई को लेकर नहीं है किसी को फिक्र। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है एंटी लार्वा दवा का छिड़काव। आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के दूसरे दिन दिखी बेघर लोगों की बेबसी। मलबों में ढूंढ रहे हैं ये जिंदगी। सर से छत उजड़ जाने से लोग हैं नाराज। आवास बोर्ड तथा प्रशासन के खिलाफ है रोष। बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं हुई है गृह रक्षा वाहिनी की ट्रेनिंग। अपने ट्रेनिंग की मांग को लेकर गृह रक्षकों ने आज की उपायुक्त से फरियाद। अधर में लटकी हुई है इनकी जिंदगी। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम बरसात के दिनों में खुद पर ही सवालिया निशान लगाते दिख रहा है। अस्पताल में अलग से बने डेंगू वार्ड के आसपास तथा अस्पताल परिसर में इतनी गंदगी है कि अस्पताल खुद ही बीमारियों को न्योता देता नजर आ रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये नजारा है जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम का, जहां पूरे कोल्हान के लाखों मरीज अपने इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। अमूमन रोजाना 10,000 से अधिक मरीजों का छोटा बड़ा इलाज यहां होता है। पर इस अस्पताल की एक खासियत है कि अस्पताल अपने लचर व्यवस्था के कारण हमेशा ही सुर्खियों में बने रहता है। अस्पताल में कई अधीक्षक आए और गए, परंतु अस्पताल की व्यवस्था है कि टस से मस नहीं होती है। इन बरसात के दिनों में अस्पताल मानो कचरों के ढेर पर चल रहा है। अस्पताल परिसर के आसपास इतनी गंदगी है कि अस्पताल खुद ही बीमारियों को न्योता देता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि अस्पताल में इन दिनों अलग से बनाए गए डेंगू वार्ड के पास इतना कचरा भरा हुआ है कि जो भी इस वार्ड में भर्ती होगा वो स्वस्थ होने के बजाय और बीमार पड़ जाएगा। अभी तो बुखार आ रहा है, बुखार तो नहीं चाहता। डॉक्टर तो आज नहीं आया, कल आए थे और आज नहीं आया। तो सिस्टर हाँ टेस्ट तो हुआ है, चेकअप हुआ है, तो आज आएगा डॉक्टर बोल रहा आएगा डॉक्टर। क्या बोला डॉक्टर, क्या हुआ? तो मलेरिया बोल रहा है, मलेरिया और डेंगू है। स्टार्टिंग में सर बहुत दुख रहा था, कल शाम को ही एडमिट हुआ। अभी कैसा इलाज कैसे हुआ? इलाज में अभी 3 सलाइन चढ़ाया है और बुखार का ही दवाई दिया गया है। डॉक्टर समय से आ रहे थे? अभी तक तो नहीं आया है। वहीं इस समस्या के बारे में जब अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछा गया तो वो समस्या के समाधान पर बात नहीं करते हुए अपने अस्पताल की लचर व्यवस्था की बखान करने लगे। अस्पताल के उपाधीक्षक की माने तो अस्पताल में जो डेंगू वार्ड बनाया गया है उसमें लगभग 7 मरीजों को रखने की व्यवस्था है। वहीं उपाधीक्षक महोदय ने अस्पताल में फैले कचरे की जिम्मेवारी मरीजों तथा उनके परिजनों पर थोप दी और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि कई जगहों से कचरे की सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। जितना हो सकता है उतना सफाई यहाँ किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ बना हुआ है, उसमें हम एक साथ 10 पेशेंट को रखने के लिए व्यवस्था है और एक साफ सुथरा जो चाहिए सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। अब सर्जिकल वार्ड में जाइए, 5-7 को मरीज है जो लावारिस है, वहाँ डस्टबिन रखा हुआ है, वो अपना खाता है, कुछ बिछाने पर गिराता है, कुछ वहाँ फेंकता है, वहाँ से ऐसे फेंका, उसमें कुछ गया, उसमें कुछ नहीं गया। ये बात भी हम सफाई कर्मियों को बराबर ध्यान में लाते हैं, उसको भी सफाई कराते हैं कि जहाँ पर भाई इतना साफ करते हो तो डस्टबिन के नजदीक जो कुछ गिरा हुआ है उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करो, वो लोग करता भी है। हाँ, वो तो वजह है कि आदमी देखिए मेडिकल वार्ड है, ऊपर से आदमी थूकता है, कागज फेंकता है, छिलका फेंकता है और वो जगह जहाँ फेंकता है उसको वहाँ से निकालने का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।
बहरहाल ये दृश्य मरीजों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या मरीज इस अस्पताल में स्वस्थ होने आते हैं या फिर बीमार होने? हमारे इस दृश्य को दिखाने के पीछे का मकसद केवल इतना है कि अस्पताल प्रबंधन गोलमोल बातों को छोड़कर स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर उचित कार्रवाई करे, ताकि इस अस्पताल के मरीज यहां से स्वस्थ होकर घर लौट सके। आदितपुर इलाके में गंदगी से निजात पाना लोगों को संभव नहीं दिख रहा है। जहां भी नजर पड़े गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। इससे बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। डेंगू के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गई है और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव जारी है। नगर निगम साफ सफाई बरतने में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। चारों ओर गंदगी का आलम देखा जा सकता है। कचरों का निष्पादन नहीं हो रहा है, जिससे नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में गंदगी पसरी हुई है। बीमारी का खतरा भी काफी बढ़ गया है। डेंगू पीड़ितों की संख्या में इजाफा इसी बात को दर्शा रहा है कि हमारे आसपास की जगह साफ नहीं है। वैसे स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए विभिन्न बस्तियों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कर रही है, पर ये कितना कारगर साबित होगा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्र में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसका साफ होना पहले जरूरी है और कचरों की सफाई मुमकिन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कचरा निष्पादन स्थल पर गांव वाले कचरा फेंकने नहीं देंगे। आखिर नगर निगम भी मजबूर दिख रही है। वैसे स्वास्थ्य विभाग की पहल से डेंगू पर कितना नियंत्रण पाया जा सकेगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। स्थिति है कि अभी फिलहाल जो है 10 मरीज हम लोग को मिला। उसके यहाँ जाकर के हम लोग उसका स्थिति लिए, जायजा लिए, कब से बुखार हुआ और ये लेने के बाद उसका घर में फॉगिंग होता है। वो हम लोग जिला मलेरिया पदाधिकारी के द्वारा फॉगिंग किया गया। तैयारी पहले से नहीं थी क्या? तैयारी पहले से, जैसे हम लोग को मरीज मिला, पहला मरीज हम लोग को वार्ड नंबर 2 में मिला, 3 एक ही साथ, जो कि हम लोग पहले से एक्शन प्लान बना रहे थे, सर्वे करना है। ये क्या ये अचानक से ये आया? 3 मरीज पहला हम लोग को मिला। उसके बाद हम लोग हरकत में आ गए। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा मतलब अपना टीम बनाने लगी। एंटी लार्वा, ये डेंगू और चिकनगुनिया पे हर एक वार्ड में 50 टीम बनाया हुआ है। हर एक वार्ड जाएगा, 30 तारीख तक वो चलेगा अभियान। 15 तारीख से चालू है, जिसमें MPW और सैया के द्वारा डोर टू डोर विजिट किया जा रहा है। आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमित कर वर्षों से यहां डेरा डालने वालों को कल हटा दिया गया था, जिससे अतिक्रमणकारियों में रोष देखा जा रहा है। आज मलबों में बेघर जिंदगी तलाशते देखे गए। आपको बता दें कि पिछले 36 सालों से यहां अतिक्रमणकारी बसे हुए थे। आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमित कर पिछले 36 सालों से बसे अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने उजाड़ दिया है। इससे उनके समक्ष परेशानी आन पड़ी है। एक तो बरसात का मौसम, ऊपर से सर से छत छीन जाना, साफ समझ आ रहा है कि इनकी जिंदगी का जंग छिड़ चुका है। आज बेबस लोग मलबे में जिंदगी तलाशते देखे गए। कल प्रशासन के बुलडोजर ने इनके आशियाने को जमींदोज कर दिया था। आज बेघर लोग इन मलबों से जिंदगी तलाश कर जरूरत के सामानों को ढूंढते देखे गए। इन लोगों में आवास बोर्ड तथा प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। इनका कहना है बरसात के इस मौसम में बाल बच्चों के साथ अब जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे। 15 साल से रह रहे हैं हम, जो ना कि कैसे 15 साल से ये घर बनाना हुआ, लेकिन आज सरकार कुछ नहीं समझ रहा है कि पब्लिक को। आज हाउसिंग वाला हमसे पैसा लिया तो घर बनाने दिया, ऐसे हमको घर नहीं बनाने दिया है। आज हमको तोड़ दिया। छोटा छोटा बच्चा बुतरू लेके कहाँ रहेंगे? ये पहले बताए। वर्षा का दिन है, आज हम रोड पर हैं। सरकार कहाँ है? सरकार किसको पैसा देते थे? पैसा लेने कौन? हम सिंहासन को पैसा दिए हैं और सिंहासन हमसे पैसा लिया है। कितने दिनों से रह रहे थे? 25 दिनों से रह रहे थे। 25 साल से रह रहे थे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? गरीब आदमी। ये पानी ने तोड़ दिया है। इतना दुख हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। बच्चा का पढ़ाई लिखाई है, खाने के लिए हम लोग सोचे कि कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग आवास बोर्ड का घेराव किए थे 2 दिन पहले, तो आश्वासन मिला था कि जो बरसात भर आप लोग को बेघर नहीं किया जाएगा। जो ये आपका पदाधिकारी है ना, विनोद कुमार, ये बोले थे हम लोग को कि बरसात भर आप लोग को समय दिया जा रहा है, बरसात भर आप लोग जहाँ व्यवस्था कर सकते कर लेंगे। और अचानक जो है कल जो है अचानक 12 बजे के बाद आ गए और न समय दिया न कुछ बोला, तोड़फोड़ चालू कर दिया। कितने दिनों से रह रहे थे? हम लोग 20-25 साल से हैं। इस बात का डर नहीं था कि जो है
हाँ, डर तो था, हम लोग व्यवस्था में लगे हुए थे क्योंकि नोटिस मिला हुआ था। ये चीज सही है, नोटिस मिला हुआ था, लेकिन हम लोग जाके मोहल्ला पहले तो ये नहीं बोल रहा था कि आप लोग का टूटेगा, नक्शा नहीं था हम लोग का। हम लोग के साथ गैर इंसाफी किया, क्या किया जाए? बरसात के दिन में हम लोग कहाँ जाए बाल बच्चा लेके? जमशेदपुर जिले में एक नए बैच के गृह रक्षा वाहिनी की बहाली पूर्ण होने के बावजूद उनकी ट्रेनिंग अब तक लंबित पड़ी हुई है। अब ये अपनी ट्रेनिंग की मांग को लेकर इतने चिंतित हो चुके हैं कि इन्हें जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। शुक्रवार को सभी ने मिलकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा अपने ट्रेनिंग की मांग उठाई। गौरतलब हो कि पूरे जिले में पिछले दिनों नए बैच के गृह रक्षा वाहिनी के लिए बहाली प्रक्रिया की गई थी और जिसमें लगभग 300 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं और उन्हें वाहिनी के लिए चुना भी जा चुका है, परंतु अब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं की गई है। इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होने से इनकी नौकरी भी अधर में लटकी हुई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष शुक्रवार को अपनी ट्रेनिंग जल्द कराए जाने की मांग उठाई। इन्होंने कहा पूरे जिले में लगभग 300 अभ्यर्थी अपनी ट्रेनिंग की आस में बैठे हुए हैं। जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती उन्हें नौकरी में बहाल नहीं किया जाएगा, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष मांग की है कि जल्द से जल्द सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि सभी झारखंड हित में अपनी सेवा दे सके। 6 महीना पहले बहाली हुआ था गृह रक्षा वाहिनी का, है ना, उसका सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। उसकी अपेक्षा में हम लोग उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिए हैं। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। क्या चीज को मांग कर रहे हैं? हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उसके विषय में कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग को, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में सारा प्रक्रिया पूरा हो गया हम लोग का, उसके विषय में हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। किस चीज का ट्रेनिंग का बात कर रहे हैं? गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड 300 लड़का अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते ट्रेनिंग हो? हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द इसके अफसर में ट्रेनिंग हो। जमशेदपुर के जादूगोड़ा स्थित राजकॉम चिटफंड कंपनी के निवेशक आज भी अपने लिए न्याय की आस में जिला प्रशासन के दरवाजे का चक्कर काटने को मजबूर हैं, जिसका कारण आरोपियों का खुला घूमना तथा निवेशकों के पैसे वापस नहीं किया जाना है। गौरतलब हो कि लगभग 3 वर्ष पूर्व राजकॉम चिटफंड कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाया गया था और तभी ये मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद कंपनी के संचालकों पर मुकदमा भी दायर हुआ और केवल एक आरोपी इस पूरे मामले में पुलिस के गिरफ्त में आया, बाकी आज भी खुले घूम रहे हैं। खास बात यह है कि किसी भी निवेशक के निवेश की वापसी में आज भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को दोबारा जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा इस मामले पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई। वहीं निवेशकों के अनुसार कंपनी के संचालकों का साथ राजनेता दे रहे हैं, जिस कारण से आज भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लगभग 3 वर्ष पहले 1800 करोड़ रुपए लेकर कमल सिंह नामक व्यक्ति कोई जनता का चिटफंड के नाम पर भाग किया था। उसे जो है जिला प्रशासन गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लाई, लेकिन अभी तक ना हम गरीबों का पैसा वापस हुआ है और उनके मुख्य सहयोगी जो उस कार्य का संचालन करता था दीपक सिंह और उनके जो एजेंट है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इस मामले में मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मुख्य विषय ये है कि जिला प्रशासन के पास वारंट होने के बावजूद उनके भाई और उनके सहयोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हमने कई मांगे रखी, हमारे सांसद महोदय ने सांसद में भी मामला को उठाया, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रही है। मामला लगता है ठंडे बस्ते में जाने वाली है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें तो लगता है कि जो 1800 करोड़ रुपए कमल सिंह ने ठगा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है, क्योंकि कमल सिंह जब भी गिरफ्तार होता है तो वहाँ जादूगोड़ा थाना प्रभारी जो है मात्र 6 महीना में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो भी पुलिस प्रशासनिक अफसर उन पर दाविश डालने की कोशिश करता है, चाहे वो सिटी एसपी हो चाहे डीएसपी हो, वो भी बहुत जल्द जो है वहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को स्थानीय दबंग व्यक्ति द्वारा रोड को जाम कर परेशान किया जा रहा है। सोसाइटी के लोगों ने शुक्रवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा इस समस्या से अवगत कराया। यहाँ के स्थानीयों के अनुसार स्थानीय दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति जितेंद्र भगत ने सोसाइटी में आने जाने वाले रास्ते को घेर लिया है। अब उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश लगातार उनके द्वारा की जा रही है।
जबकि ये रास्ता तथा आसपास की जमीन सरकारी जमीन है और सोसाइटी में आना जाना भी उसी रास्ते के माध्यम से होता है। इन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सोसाइटी के लोगों के साथ कई बार उनकी बकझक भी हो चुकी है, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक स्तर पर इसका हल निकाला जाए। गोविंदपुर में हम लोग अपनी मकान है और वहाँ पर कुछ ऐसी रास्ता है जहाँ से हम लोग सोसाइटी के अंदर ही आना जाना करते हैं, है ना। वो रास्ते को जितेंद्र भगत ने घेर लिया है, जबकि हम लोग घेरते समय भी गए थे, उनको मना किए लेकिन वो माने नहीं, वो मारपीट पर उतर है ना। और सरकारी जो जमीन है वो उसका भी नहीं है, वो सरकारी जमीन है और पूरा जमीन को घेर के रखा है ना। और जब हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप मत घेरिए, लेकिन वो फिर भी माना नहीं, मारपीट पे उतर आया। उसके बाद हम लोग जा करके उसका तोड़ फाड़ किए, रास्ता क्लियर किए, हम लोग अपना रास्ता क्लियर किए। उसके बाद वो क्या किया, किससे मिला है आप लोग? हम लोग डीसी से मिले। सरायकेला जिला भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सड़क सुरक्षा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए आज स्कूटी रैली निकाली गई। इस स्कूटी रैली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से भाजपा महिला मोर्चा की रैली शुरू हुई, जो गमरिया होते हुए इस टाइम मैदान पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान एक ओर जहां जनता को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, ताकि समाज में बेटी को उनका हक मिले और परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित हक, अधिकार और सम्मान दिया जा सके। ये बेटी बचाओ का कार्यक्रम है और ये ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए ये महिलाओं ये कार्यक्रम कर रही हैं कि हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए और ट्रैफिक नियम से चलाना, मतलब अपनी गाड़ी को नियम से चलाना चाहिए, ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि आप सही रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी। कैसा मान रही, इस प्रयास को कैसा मान रही है? ये महिलाओं की तरफ से हो रही है, तो ये प्रयास जो होगी वो सक्सेस होगी, क्योंकि ज्यादातर आज गाड़ियां महिलाएं चला रही हैं। तो महिलाएं यदि इससे जागरूक होती हैं तो आने वाला समय में अच्छा प्रयास रहेगा। जमशेदपुर के बागे जमशेद स्कूल में खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 20 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए और सभी बच्चे नर्सरी के थे। शहर के लगभग 20 स्कूलों से 120 छात्र इसमें शामिल हुए। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेंट मैरी स्कूल की उप प्राचार्य उपस्थित थी। मुख्य रूप से इसका विषय भारत देश, उसके धरोहर तथा परंपरा था, जिस पर बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स दिए गए थे, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाए और इसकी विस्तृत जानकारी शिक्षकों से प्राप्त की। आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों से खेल खेल में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, जिससे वे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। हमारे यहाँ बागी जमशेद में लर्न विद फन डे का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 25 स्कूल के बच्चे आए हैं और हमारा विजन है लर्न विद फन। यही मैसेज हम दूसरे स्कूल्स में भी पहुँचाना चाहते हैं कि इस कम उम्र में बच्चों को खेलते खेलते एक्टिविटी करते हुए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। ये हमारा मैसेज हम चाहते हैं कि दूसरे स्कूल से भी पहुँचे। किस स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं? ये इसमें केजी और नर्सरी के बच्चे आते हैं और क्योंकि थीम एक्सप्लोर इंडिया है तो हर क्लास में 7 डिफरेंट क्लास में वो लोग जाएंगे। हर क्लास में एक एक्टिविटी ऐसी प्लान की गई है जो इंडिया थीम से रिलेटेड है। जमशेदपुर के बागुनहाटो स्थित राजकीय सरना मध्य विद्यालय में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज तथा स्वयंसेवी संस्थान जन कल्याण संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वालों छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के GM, टाटा ब्लूस्कोप स्टील के पदाधिकारी तथा जन कल्याण संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। एक पुरस्कार समारोह का आयोजन कर स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया।
साथ ही साथ वैसे बच्चों को भी यहां पुरस्कृत किया गया जिनकी उपस्थिति स्कूल में 100% है। वहीं इस मौके पर तमाम पदाधिकारियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान परिसर में लगभग 50 पेड़ लगाए गए। सभी ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश बच्चों को दिया। मौके पर उपस्थित टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के जीएम जुरेन टोपनो ने कहा कि स्कूल में बच्चों को पुरस्कृत करने से उनका हौसला बढ़ता है और आगे वे शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि पौधारोपण कर हम अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं और सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। टाटा स्टील के यहाँ पर जितने भी और कंपनीज हैं जैसे TSPDL हो गया, CRM और टाटा ब्लूस्कोप और हमारा जो अर्बन सर्विसेज जो हमारा CSR विंग, हम लोग सब मिलकर के बागुल हातू एरिया के विकास के लिए हम लोग जो पहल कर रहे हैं और उसी के बहाने हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगाने का काम आरंभ किया है। यहाँ स्कूल कैंपस में करीब 30 पेड़ लगाने की बात हुई और करीब 50 पेड़ वहाँ स्टेडियम। इसके अलावा इस एरिया में ये जो स्कूल है उसके जो बच्चे हैं वो जो अच्छे पढ़ाई में कर रहे हैं उनको हम लोगों ने आज पारितोषिक दिया है उनके एनकरेजमेंट के लिए। और विशेष रूप से हम लोग इस बात का ध्यान देंगे जो बच्चे यहाँ पर डेली स्कूल आते हैं, जो नागा नहीं करते हैं, उनको और थोड़ा प्रोत्साहन मिले, इसलिए उनको भी हम लोगों ने पारितोषिक किया है। इस बस्ती में हम लोगों का हर तरह का काम जो है हम लोग अर्बन सर्विस से ही बोलते हैं कि विकास के लिए हमको करना है। और एक टाटा राइसन को, CRM को, पुलिस को, सभी कंपनी को हम लोग बोलते हैं तो लोग हम लोगों का बस्ती का विकास के लिए हर काम करते हैं। इसमें 50 पेड़ अभी लगाए गए हैं। तो स्टेडियम में भी 50 पेड़ लगने का है, जो स्कूल में 50 पेड़ लग चुका है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड स्थित सोने के खदान में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की मांग पर झामुमो जिला कमेटी के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। आपको बता दें कि पूर्व में ही झामुमो के द्वारा इस खदान में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई जा चुकी है। इन्होंने कहा कि मनमोहन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड सोना खदान में कार्य कर रहे मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है और इस कारण से झामुमो अपनी आवाज बुलंद कर रही है। साथ ही साथ मजदूरों के PF, मेडिकल, बोनस आदि की भी मांग उठाई गई। इन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में जिला प्रशासन जांच कर रही है और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पोटका प्रखंड कमेटी विगत 15 दिन पहले पोटका प्रखंड के अंतर्गत कुंदरकोचा सोना गोल्ड माइंस में करीब 150 मजदूर कार्यरत हैं। उनको केंद्र सरकार का मिनिमम मजदूरी दिलाने के लिए एक स्मारक पत्र DC साहब को दिया गया था। आज 15 दिन पूरा हो चुका है, जिस पर क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ जिसका जानकारी लेने के लिए आज हम लोग पुनः DC साहब से मुलाकात की। इस पर DC साहब ने कहा कि हम उस पर कार्रवाई हम शुरू कर चुके हैं, हम जांच करवा रहे हैं। अगर वो माइंस एक्ट में आता है तो निश्चित रूप पर वो केंद्र सरकार का न्यूनतम मजदूरी जो मिलता है, जो दर है, वो उनको मिलेगा और उसके लिए मैं जांच करवा रहा हूँ। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और इसके बाद वहाँ का और विभिन्न समस्या मजदूरों का उसको भी सारी चीज़ों में अवगत कराया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया जो भी उनका चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा, गेट पास वगैरह जो केंद्र सरकार का जो मिलने वाली सुविधा से वंचित रखा गया, तमाम चीज़ों को हम लोग दिलवाने के लिए हम लोग काम कर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।